नमस्ते आराधना। ओके, तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्रिएट ए वेब पेज दैट डिस्प्लेज इंस्टीट्यूट नेम इन बोल्ड, सेंटर, अलाइंड एंड ब्लू कलर। यानी एक वेब पेज बनाना है, ठीक, उसमें डिस्प्ले क्या क्या कराना है वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोला है, इंस्टीट्यूट नेम। इंस्टीट्यूट का नेम डिस्प्ले कराना है और बोल्ड, सेंटर, अलाइंड एंड ब्लू कलर। तो ये क्या करना है, इसमें जो इंस्टीट्यूट का नेम ऐड करेंगे वो बोल्ड होना चाहिए, सेंटर अलाइन होना चाहिए और ब्लू कलर में होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ 5 कंप्यूटर कोर्स, और ऑर्डर लिस्ट में 5 कंप्यूटर के कोर्स को बनाना है, यानी ऑर्डर लिस्ट बनाना है। फिर लास्ट पॉइंट है ए हाइपर लिंक टू नीलिट वेबसाइट ओपनिंग इन ए न्यू टैब। एक हाइपर लिंक बनाना है, यानी एक लिंक बनाना है जिस पे क्लिक करने पे नीलिट के वेबसाइट पे पहुंच जाएं, इस तरीके से, ठीक। तो चलिए ओपन करते हैं। अब ये बताओ, सबलाइन पे कोडिंग करूं कि नोटपैड पे या विजुअल बेसिक पे? कमेंट तुम लोग का आ नहीं रहा है। सब लाइन, बहुत बढ़िया। चलो सब लाइन ही स्टार्ट करते हैं। तो साइड में क्वेश्चन भी कॉपी कर लेते हैं यहीं पे। ये रहा क्वेश्चंस। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इंस्टीट्यूट नेम इन बोल्ड, सेंटर, अलाइन एंड ब्लू कलर। इंस्टीट्यूट का नेम, तो सब लाइन पे चलते हैं। तो टाइटल में हम इंस्टीट्यूट का नेम ही लिख देते हैं, जैसे अपना इंस्टीट्यूट, ठीक। और यहाँ पे एक हेडिंग बनाते हैं H1 नाम का, और इसके अंदर इंस्टीट्यूट का नेम। इतना हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, बोल्ड, सेंटर, अलाइन। तो बोल्ड तो ऑलरेडी हो गया, क्योंकि हमने क्या किया है, H1 टैग के अंदर लिखा है, ठीक। अब इसको अलाइन करना है, अलाइन सेंटर। तो सेंटर अलाइन के लिए यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, इनलाइन CSS, या तो अलाइनमेंट एट्रीब्यूट भी होता है। अलाइन नाम का एट्रीब्यूट है जिसमें यूज करेंगे सेंटर प्रॉपर्टी, ठीक, सॉरी सेंटर वैल्यू। इस तरीके से सेंटर हो गया। अब इसका कलर चेंज करना है, तो कलर के लिए हम क्या करते हैं, इनलाइन CSS यूज कर लेते हैं। स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है और उसके अंदर कलर, कलर कर लेते हैं ब्लू, ठीक। तो जो भी कलर देना हो दे सकते हो। और बोल्ड ऑलरेडी ये रहेगा, फिर भी अगर क्वेश्चन में बोला है तो हम क्या करते हैं, बी टैग यहाँ पे लगा देते हैं। बोल्ड कर दिए, बी टैग के अंदर इस टाइटल को डाल दिए। तो पहला पॉइंट रेडी हो गया। पहले पॉइंट में क्या बोला था, एक टेक्स्ट होना चाहिए इंस्टीट्यूट के नाम का, और सेंटर अलाइन में होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए और कलर चेंज होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया।
अब इसका हम आउटपुट चल के देखते हैं क्या आता है। राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर, और इसका आउटपुट हम दिखा रहे हैं, ये रहा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस आ गया है, सॉरी, इसको हम हटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा लग गया है कुछ इस तरीके से, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ 5 कंप्यूटर कोर्स। ऑर्डर लिस्ट बनाना है 5 कंप्यूटर कोर्स का। तो यहाँ पे सब पहले एक हेडिंग बना लेते हैं, और H3 हेडिंग के अंदर लिखते हैं कोर्स। अब यहाँ पे एक OL बनाएंगे, ऑर्डर लिस्ट बोला है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है, LI, सॉरी लिंक आ गया ये तो, और LI के अंदर कोर्स का नेम, ठीक। इसी तरीके से कोर्स बना लिए, O लेवल, CCC, DCA, ठीक। एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ 5 कंप्यूटर कोर्स, एक ऑर्डर लिस्ट बना दिए, 5 कंप्यूटर का कोर्स मेंशन कर दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, एन अनऑर्डर लिस्ट ऑफ 5 वेब ब्राउजर। अब एक अनऑर्डर लिस्ट बनाना है जिसमें 5 वेब ब्राउजर होना चाहिए। तो वापस से चलते हैं कोड पे। अब यहीं से ये हेडिंग H3 कॉपी करते हैं। कॉपी पेस्ट का ज़्यादा यूज करना है, ठीक। एग्जाम टाइम में कॉपी पेस्ट का ज़्यादा यूज करना है। अब यहाँ पे लिख देते हैं वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर्स। अब इसके अंदर वापस से लिस्ट बनाना है, तो यही लिस्ट हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। OL के स्थान पे UL कर देते हैं, अनऑर्डर लिस्ट बनाना है इस तरीके से। और जो LI के अंदर ये कोर्स का नेम लिखे हैं, कोर्स को नेम को हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, ब्राउजर के नेम लिख देंगे। जैसे पहला ब्राउजर लिख दिए क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब ब्राउजर है, नेम याद रखना। एज, सफारी और ओपेरा, ठीक। तो यहाँ पे 5 ब्राउजर के नेम लिख दिए, इतना क्लियर। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्या है, ए हाइपर लिंक टू नीलिट वेबसाइट ओपनिंग इन ए न्यू टैब। एक हाइपर लिंक बनाना है और उस पर जब क्लिक करें तो नए टैब में नीलिट का वेबसाइट ओपन होना चाहिए, ठीक। तो ये लास्ट वाला पॉइंट भी चलते हैं और बनाते हैं। तो हाइपर लिंक बनाना है, तो हाइपर लिंक के लिए क्या करेंगे, एंकर टैग, पता होगा तुम लोग को। एंकर टैग के अंदर अब href नाम का एट्रीब्यूट है, उसमें हम URL देंगे, उसमें हम URL देंगे नीलिट का। तो नीलिट का URL क्या है, https://www.nilit.gov.in, इस तरीके से URL लिख देंगे। और एंकर टैग के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे जो भी दिखाना है, जैसे विजिट नीलिट, इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे टारगेट नाम का एट्रीब्यूट लगाएंगे, क्योंकि टारगेट क्या करना है, अलग टैब में, न्यू टैब में ओपन होना चाहिए, तो टारगेट लगा देंगे ब्लैंक, इस तरीके से। अब इसका आउटपुट चल के देखते हैं क्या आया है। तो अभी के लिए क्या था, एक हेडिंग था जिसमें लिखे थे आर्या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, जितने भी पॉइंट्स बोले थे क्वेश्चन में सारे सॉल्व हो गए। तो पहले पॉइंट में क्या बोला था, एक टेक्स्ट होना चाहिए इंस्टीट्यूट नाम का, और अलाइनमेंट सेंटर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए और कलर चेंज होना चाहिए। तो ये तीनों अप्लाई कर दिए हैं। उसके बाद कोर्स, 5 कोर्स के नेम लिखना था, वो भी ऑर्डर लिस्ट में। तो ऑर्डर लिस्ट में 5 कोर्स के नेम हो गए। फिर अनऑर्डर लिस्ट में वेब ब्राउजर था,
फिर उसके बाद क्या था, एक हाइपर लिंक बनाना था जिसपे क्लिक करने पे यूजर न्यू टैब में, नए टैब में पहुंच जाए, वो भी नीलिट के साइट पे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो नए टैब में नीलिट का वेब पेज ओपन हो गया इस तरीके से। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट करो। पहले क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। ये कोड है हमारा। ठीक, बस इतना ही कोड है, यहां से लेके यहां तक। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक, सबसे पहले क्या किए थे, एक H1 लिए, हेडिंग बनाए, अलाइनमेंट सेंटर कर दिए हेडिंग को, स्टाइल कलर ब्लू, स्टाइल यानी इनलाइन CSS यूज किए हैं, कलर चेंज कर दिए, और बोल्ड टैग यूज कर लिए क्योंकि बोल्ड बोला था। नहीं यूज करेंगे बोल्ड टैग तब भी ये बोल्ड रहेगा क्योंकि H1 में हमने टेक्स्ट को लिखा है, तो हेडिंग ऑलरेडी बोल्ड रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिजाइन ए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद द फॉलोइंग फीड। यहाँ पे कुछ फीड दिया है, इन फीड्स का यूज करना है और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। ठीक, तो चलिए चलते हैं सब लाइन पे और ये भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस कोड को हटा दें, कंट्रोल ए और डिलीट करते हैं और नया कोड वापस से लिखना ही स्टार्ट करते हैं। ठीक, HTML रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले एक हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग के अंदर क्या लिख देंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, यही चीज टाइटल में भी लिख देते हैं। अब एक फॉर्म बनाना है तो फॉर्म टैग लेंगे। फॉर्म के अंदर फिर क्या क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम का एक लेबल बना लेते हैं, या एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम लिखेंगे और इसके आगे इनपुट बॉक्स बना देंगे। ठीक, और टाइप में टेक्स्ट, क्योंकि स्टूडेंट का नेम जो होगा टेक्स्ट टाइप का होगा, और नेम के अंदर नेम लिख देंगे और BR टैग यूज कर लेंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में अगला डेटा आए। स्टूडेंट का नेम हो गया और अगला क्या, फादर्स नेम। तो फादर नेम यहाँ पे बनाएंगे। इनपुट टैग लेंगे क्योंकि यूजर से डेटा लेना है हमको। टाइप टेक्स्ट ही रखेंगे। ठीक, शॉर्ट नेम, नेम में कुछ दे देते हैं, एफ नेम लिख देते हैं। वापस से BR टैग यूज करेंगे। कहीं पे भी किसी भी टैग में प्रॉब्लम होगा या कोई नया टैग लगेगा तो बता देना किसी को भी। अब क्या बनाना है, जेंडर। तो जेंडर के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर। ठीक, अब जेंडर बनाने के लिए हमको रेडियो बटन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रेडियो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट लेते हैं और टाइप में लिखेंगे रेडियो और नेम में दे देते हैं जेंडर। ठीक, इतना करने के बाद अब यहाँ पे ये जो रेडियो बटन है किसके लिए है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लो ये पहला रेडियो मेल के लिए है, और रेडियो बटन यानी जो इनपुट बॉक्स बना है इसमें एक वैल्यू नाम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एट्रीब्यूट यूज करेंगे। प्रॉपर्टी CSS में होता है, ठीक, और HTML में एट्रीब्यूट। तो वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे। अगर कोई भी यूजर इस रेडियो बटन पे क्लिक करेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, मेल। ठीक, तो सेम इसी तरीके से
इसी को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। अब ये इनपुट बॉक्स फीमेल के लिए हो जाएगा, इसके आगे हम लिख देते हैं फीमेल, ठीक, और वैल्यू में लिख देंगे फीमेल, इस तरीके से। तो ये रेडियो बटन बन गया। और रेडियो बटन जब भी बनाना तो ये याद रखना कि जो नेम होता है दोनों रेडियो का सेम होना चाहिए। जैसे इस रेडियो बटन का नेम क्या लिखे हैं, जेंडर, और नीचे जो रेडियो बटन बनाया है इसका भी नेम है जेंडर। तो इससे क्या होगा, दोनों रेडियो में से केवल एक ही चेक होगा, दोनों नहीं, ठीक। अब इसको सेव करते हैं और इतना आउटपुट चल के देखते हैं क्या आया है। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट का नेम आया है और फादर्स नेम, ये जेंडर आया है। जेंडर में देखो मेल और फीमेल दोनों चेक नहीं हो रहा है, एक ही चेक हो रहा है, ठीक। तो ये ध्यान देना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ जो नेम लिखे हैं, अगर यहाँ पे नेम में हम चेंजेस कर दें, जैसे मान लो जेंडर का ये जी हटा दिए और यहाँ पे जेंडर पूरा लिखा है, सेव करते हैं और चलते हैं आउटपुट पे और जैसे रिफ्रेश करेंगे, अब देखो मेल को चेक किए, चेक हो गया, फीमेल को चेक किए, ये भी चेक हो गया, अब दोनों चेक हो गया। तो ये गलत है फॉर्म, ठीक, दो में से एक ही चेक होना चाहिए रेडियो बटन। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों में सेम नेम रखेंगे, सेम नेम रहेगा तो दो में से एक ही चेक होगा, दोनों नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन पे, अब क्या बोला है, कोर्स। कोर्स बोला है ड्रॉप डाउन में बनाना है। कोर्स किस में बनाना है, ड्रॉप डाउन में। तो ड्रॉप डाउन में कोर्स बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हाँ बी आर टैग ले लेते हैं पहले तो, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। अब क्या करेंगे, क्या बनाना था, हाँ कोर्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोर्स। कोर्स बनाने के लिए, कोर्स जो बनाना है किस में बोला है, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन यानी सेलेक्ट का यूज करना है, किसका यूज करना है, सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग होता है, ऑप्शन के अंदर अपना ड्रॉप डाउन में कोर्स लिख देंगे, जैसे ओ लेवल, ऐसे और कोर्स बना देंगे, ट्रिपल सी, डी सी ए, ठीक। अब ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम लोग को जैसे भी करना है वैसे कर लेना, पूरा लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करना, ठीक। तो ये कोर्स बन गया, सेव करते हैं और आउटपुट चल के देखते हैं, तो ये हमारा ड्रॉप डाउन भी बन गया, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट चल के देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एड्रेस टेक्स्ट एरिया। अब क्या एड्रेस का एक इनपुट बॉक्स बनाना है, वो टेक्स्ट एरिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के लिए यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस लिख देंगे। अब यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नाम का एक टैग ही होता है, टेक्स्ट एरिया, बस लिख देना है बस, ठीक। और टेक्स्ट एरिया में नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज कर लेना है, ताकि ये एड्रेस नाम से डेटा जाए सर्वर पे। और यहाँ ऑप्शन में वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करना है, याद रखना वैल्यू, ठीक। वैल्यू में यही जो कोर्स लिखे हो यही चीज सेम डाल देना है वैल्यू के अंदर। ठीक, इतना क्लियर हो गया, ड्रॉप डाउन बन गया, टेक्स्ट एरिया भी बन गया। इतने का आउटपुट चल के देख, ये रहा टेक्स्ट एरिया, ठीक। बी आर टैग लगा देंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो बी आर टैग लगा देते हैं सेलेक्ट के बाद, इस तरीके से, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सबमिट बटन। अब एक क्या होना चाहिए, एक सबमिट बटन होना चाहिए, ये बहुत ही इजी है। लास्ट में क्या करेंगे, हाँ इनपुट बॉक्स लेंगे, टाइप में सबमिट लिख देंगे,
ठीक हो गया। और वैल्यू में जो उस बटन में दिखाना हो वो लिख देंगे, तो सबमिट ही लिख देते हैं। तो ये रहा इसका आउटपुट, सबमिट बटन भी बन गया। तो ये हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनकर रेडी हो गया। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। और देख लेते हैं और कुछ तो नहीं है। डिजाइन ए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद द फॉलोइंग फील्ड। स्टूडेंट नेम बन गया है, फादर्स नेम ये भी बना दिए हैं, जेंडर रेडियो बटन में बन गया है, कोर्स ड्रॉप डाउन में बन गया है, एड्रेस टेक्स्ट एरिया ठीक है, सबमिट बटन। और नीचे भी कुछ लिखा है, इसको ध्यान देना है। आल्सो क्रिएट ए टेबल बिलो द फॉर्म शोइंग, यानी ये जो फॉर्म बने हैं इसके नीचे एक टेबल भी शो कराना है, बनाना है। और टेबल में फिट क्या क्या रहेगा, स्टूडेंट नेम, कोर्स, फीस और ड्यूरेशन। यानी अब एक टेबल भी बनाना है इसी फॉर्म के नीचे। तो अभी के लिए इसका आउटपुट क्या है, कुछ इस तरीके से, इसी फॉर्म के नीचे एक टेबल बनाना है। तो चलिए चलते हैं वापस से कोड पे, फॉर्म के नीचे आ जाते हैं और टेबल टैग लेते हैं। टेबल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टीआर ले लिए, टीआर के अंदर टीएच ले लिए। टीएच में क्या क्या चाहिए फॉर्म में, स्टूडेंट का नेम। तो पहले टीएच में लिख देते हैं स्टूडेंट का नेम, और कॉपी पेस्ट कर लिए। दूसरे में क्या चाहिए, कोर्स। कोर्स फी और ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, ये पहला रो बन गया। इसी को करते हैं कॉपी, एक काम करते हैं दूसरा बना लेते हैं रो, और इसके अंदर यूज करेंगे टीडी। ठीक, और टीडी के अंदर क्या यूज कर लेंगे, नेम, किसी पर्सन का नेम लिख लेते हैं जैसे रवि। ठीक, और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और कोर्स में लिख देते हैं ओ लेवल। और यहाँ पे फी, तीसरा जो टीएच था वो फीस के लिए था, तो फी में लिख देते हैं 700 और ड्यूरेशन में लिख देते हैं 1 ईयर। ठीक, इस तरीके से। चलो कोई बात नहीं, हम वापस से पूरा हम सॉल्व करते हैं। ठीक, पूरे कोड को हटा देते हैं और वापस से स्टार्टिंग से करते हैं। अब न्यूमेरिक की हम यूज ही नहीं करेंगे ताकि ऐसा प्रॉब्लम ना हो दोबारा। चलो क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार देख लो और पढ़ लो। क्या बोला है, क्रिएट ए वेब पेज यूजिंग CSS टू परफॉर्म द फॉलोइंग। एक वेब पेज बनाना है जिसमें ये CSS के सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं ये सब यूज करना है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहला क्या है पॉइंट, सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ पेज टू लाइट ग्रे। तो पेज का कलर क्या करना है, लाइट ग्रे करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनलाइन CSS नहीं इंटरनल CSS यूज करेंगे। तो ये वेब पेज हमारा बन गया है। इसके अंदर यूज करेंगे स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड कलर कर देंगे लाइट ग्रे। ठीक, बैकग्राउंड कलर कर दिए लाइट ग्रे। अब इसका आउटपुट चल के देखते हैं क्या आया। ये देखो बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे हो गया। अब वापस से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट सॉल्व हो गया, ये पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेट पैराग्राफ फॉन्ट टू एरियल विथ साइज 18 पिक्सल्स। अब मान लो यहाँ पे पैराग्राफ तो है नहीं, तो ये बोला है सेट पैराग्राफ फॉन्ट। पैराग्राफ का फॉन्ट एरियल होना चाहिए और साइज होना चाहिए 18 पिक्सल्स। तो यहाँ पे चलते हैं कोड में और एक पैराग्राफ पहले बना लेते हैं। तो पैराग्राफ बना लिए, पैराग्राफ के अंदर कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज ए पैराग्राफ। ठीक, या जो भी लिखना है पैराग्राफ में लिख सकते हो।
पैराग्राफ बन गया हमारा। अब इसी पैराग्राफ को CSS के अंदर सेलेक्ट करेंगे, पी टैग को सेलेक्ट किए और यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज करेंगे और फॉन्ट फैमिली, यही दो बोला है ना, फॉन्ट टू एरियल। एरियल क्या है? फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट का स्टाइल है और साइज, ये दो चीज चेंज करना है। तो ये पता होना चाहिए, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज, दिख रहा है? इतना समझ में आया ना? चलो आगे का देखते हैं। अब देखो इतने में हुआ क्या है, पैराग्राफ आ गया, इसका फॉन्ट एरियल हो गया, फॉन्ट साइज 18 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? अप्लाई मार्जिन 20 पिक्सल्स एंड पैडिंग 10 पिक्सल टू ए डिव। एक डिव होना चाहिए, डिव के अंदर मार्जिन 20 पिक्सल होना चाहिए और पैडिंग 10 पिक्सल होना चाहिए, ठीक। और अब यहाँ पे डिव तो सेलेक्ट कर लिए लेकिन डिव यहाँ पे है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, एक डिव बना देते हैं और डिव के अंदर ही पैराग्राफ को हम डाल देते हैं, ठीक। इतना हो गया। और डिव अभी यहाँ पे आउटपुट जब देखेंगे तो आउटपुट में डिव दिखेगा ही नहीं हमको, मार्जिन पैडिंग तो ऐड हो गया लेकिन दिख नहीं रहा है। तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम कलर यूज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट यूज कर लिए। अब आउटपुट में देखो वाइट कलर का ये डिव हो गया, डिव के साइड में देखो ये मार्जिन हो गया 20 पिक्सल का और इसके अंदर पैडिंग हो गया 10 पिक्सल का, यानी ये भी पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। अब लास्ट क्या बोला है? स्टाइल ए टेबल विथ बॉर्डर एंड पैडिंग। एक टेबल होना चाहिए जिसका स्टाइल यूज करना है बॉर्डर और पैडिंग, तो बॉर्डर और पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करना है। तो एक टेबल बना लेते हैं इसी पैराग्राफ के नीचे, टेबल के अंदर TR रहेगा और TR में TH, नेम और कोर्स। कोर्स O लेवल कर देते हैं, इतना समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और उसमें अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करते हैं, नहीं तो ग्रुप सेलेक्टर का यूज करते हैं और सभी टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं, टेबल, TR, TH और TD, सभी को सिलेक्ट कर लिए और पैडिंग लगा देते हैं। पहले बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा दिए और पैडिंग, पैडिंग कितना बोला था? केवल बोला है पैडिंग का यूज करना है, ठीक। कितना लगाना है ये नहीं बोला है, तो हम 10 पिक्सल का पैडिंग लगा देते हैं, ठीक। सेव करते हैं और चल के देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया। ये रहा हमारा क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना ही बोला था। वापस से रिपीट कर दे रहे हैं, क्या क्या बोला था। क्वेश्चन में बोला गया था बैकग्राउंड का कलर लाइट ग्रे होना चाहिए, लाइट ग्रे है। फिर उसके बाद बोला था एक पैराग्राफ है जिसका फॉन्ट होना चाहिए एरियल और साइज होना चाहिए 10 पिक्सल। तो ये पैराग्राफ हो गया, इसका फॉन्ट एरियल हो गया और साइज इसका हो गया है 10 पिक्सल्स। फिर उसके बाद बोला है एक डिव है, डिव के अंदर पैडिंग लगा है 10 पिक्सल का, ये पैडिंग दिख रहा है अंदर साइड से स्पेस, और मार्जिन है 20 पिक्सल बाहर का। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब वाइट कलर हम खुद से लगा दिए ताकि ये डिव विजिबल रहे, दिखता रहे। और उसके बाद बोला था टेबल होना चाहिए, टेबल में बॉर्डर और पैडिंग स्टाइल यूज होना चाहिए।
तो बॉर्डर और पैडिंग दोनों यहाँ पे यूज किए हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही इतना बोला गया था इसमें। ठीक, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्लियर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये रहा कोड तुम लोग का, बस इतना ही करना था। हाँ, डिव को भी टेबल के अंदर ही बना दिए हैं। बाहर भी बना सकते हो, लेकिन टेबल के अंदर ही कर दिए हैं और डिव के अंदर ही कर दिए हैं। बाहर भी टेबल हम बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि अंदर बनाना है कि बाहर, लेकिन डिव के अंदर कुछ डेटा होना चाहिए तभी पैडिंग पता चलेगा। इसलिए डिव के अंदर हमने एक पैराग्राफ बनाया है और साथ में टेबल भी बना दिए हैं डिव के अंदर ही। ये डिव है हमारा, डिव के अंदर टेबल। ये डिव हो गया, डिव के अंदर पैराग्राफ और टेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अब नेक्स्ट है, अब देखो जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन आ गया है। सिंपल ही बस समझ लेना है क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट ए जावा स्क्रिप्ट टू परफॉर्म द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं, इसको फॉलो करना है। ठीक, तो स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना सबको अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। यूजर से 2 नंबर एंटर कराना है, यूजर से 2 नंबर एंटर कराना है। फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, चेक वेदर ए नंबर इज इवन ऑड। और उस नंबर को चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। फिर वैलिडेट ए फॉर्म सो दैट नेम फीड शुड नॉट बी एम्प्टी। एक इनपुट फीड होना चाहिए, उसमें वैलिडेशन यूज करना है कि कोई भी यूजर बिना उसमें नेम लिखे सबमिट ना कर पाए। ठीक, शुड नॉट बी एम्प्टी। इतना क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। 2 इनपुट बॉक्स लेना है, दोनों में यूजर से नंबर लेना है दोनों इनपुट बॉक्स में। फिर उस नंबर, सॉरी 2 नहीं, ऐड 2 नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। हाँ सही है, 2 इनपुट बॉक्स रहेगा, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड। एक नंबर और यूजर्स लेना है जिसको चेक करना है कि ऑड है कि इवन। फिर एक इनपुट बॉक्स होना चाहिए, यानी टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए नेम के लिए। उसमें ये चेक करना है कि ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो ये फॉर्म सबमिट ना हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉर्म सबमिट हो। यानी शुड नॉट बी एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इसके लिए वैलिडेशन बनाना है। ठीक, अब चलते हैं कोड पे। तो ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लेते हैं। पहले तो इनपुट बना लेते हैं, क्योंकि नंबर्स हमको चाहिए यूजर से। तो इनपुट टाइप नंबर कर दिए, और यहाँ पे आईडी बना देते हैं। आईडी के अंदर ए लिख दिए। ये पहला इनपुट बॉक्स हो गया। ऐसे हम 2 इनपुट बॉक्स और बना दिए। ठीक, इन दोनों से नंबर लेंगे और आउटपुट एक पैराग्राफ के अंदर हम शो करा देते हैं रिजल्ट, और इसी के अंदर स्पैन टैग बना देते हैं और इसके अंदर आईडी बनाते हैं रिजल्ट नाम का, RES। ठीक, यहाँ पे ये जो 2 इनपुट बॉक्स है, यहाँ से नंबर लेंगे और जो भी एडिशन आएगा यानी जोड़ने के बाद वो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर रिजल्ट के आगे प्रिंट कराएंगे। ठीक, RES स्पैन टैग के अंदर। अब क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे।
तो बटन को इनपुट के बाद ही बना देते हैं। और बटन में लिख देते हैं ऐड। ठीक, जैसे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा। इतना हो गया। अब ये बटन काम कैसे करेगा, उसके लिए क्या चाहिए हमको, फंक्शन, क्योंकि जोड़ना है, यूजर से 2 नंबर लेना है और उसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे और इसके अंदर सबसे पहले इन दोनों इनपुट बॉक्स से हम वैल्यू रिसीव करेंगे किसी वेरिएबल में। तो 2 वेरिएबल बना लेते हैं, एक n1 नाम का वेरिएबल बनाते हैं नंबर 1, और इसके अंदर हम ये जो id a है यहाँ से वैल्यू लेंगे। तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id। id क्या है हमारा, a। ठीक, डॉट वैल्यू, क्योंकि वैल्यू लेना है। सेम ऐसे इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, id को चेंज कर दिए b कर दिए और n1 का स्थान पे n2 कर दिए। नहीं, क्वेश्चन देखते हैं वापस से। यहाँ क्या लिखा है, ऐड टू नंबर, ऐड टू नंबर लिखा है ना, ऐड टू नंबर्स इंटर्ड बाय द यूजर। यूजर जो नंबर इंटर करेगा उसको ऐड करना है 2 नंबरों को। पहला पॉइंट बोला है ना, ऐड करना है, पहले पॉइंट में बोला है ऐड करने के लिए। तो कोड पे चलें। अब यहाँ पे देखो n1 n2 दोनों के अंदर वैल्यू ले लिए इसी दोनों इनपुट बॉक्स से, और ये बटन बन गया। ठीक, लेकिन अभी एक कमी है इसमें, ध्यान दो, ये बटन पे क्लिक करने पे कोड रन होना चाहिए ना, तो ये जो कोड लिख रहा हूँ ये फंक्शन के अंदर होना चाहिए। तो एक फंक्शन बनाएंगे ऐड नाम का, और फंक्शन के अंदर इसको डालेंगे। ठीक, यही ध्यान देना है। इतना करने के बाद अब इन दोनों को जोड़ के ये जो पैराग्राफ के अंदर स्पैन टैग बनाने, यहाँ पे आउटपुट दिखाना है। तो आउटपुट दिखाना है तो क्या करेंगे, वापस से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id। id क्या है हमारा, जहां पे रिजल्ट दिखाना है res, और यहां पे डॉट इनर html, इनर html। तो इनर का जो ये वर्ड है इनर, ये स्मॉल में लिखना है, html को कैपिटल में लिखना है। ठीक, इक्वल। अब क्या करना है हमको, n1 और n2 को जोड़ देना है। तो n1 प्लस n2, बस इतना करना है। सेव करेंगे और यहाँ पे जो बटन बनाए थे बटन के अंदर लगा देंगे ऑन क्लिक फंक्शन, और इसी फंक्शन को कॉल करेंगे जो ऐड नाम का फंक्शन बनाया है ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे। ठीक, अब इसका आउटपुट चल के देखते हैं। 2 इनपुट हो गया, 1 बटन हो गया। तो इनपुट में हम नंबर्स लिखते हैं, ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट शो हो गया। क्या इतना समझ में आया सबको, इतना समझ में आया। यहाँ पे कोई भी नंबर्स लिखो, ऐड बटन पे क्लिक करो, उन दोनों को ऐड कर रहा है यहाँ पे। ठीक, जैसे यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 6, तो यहाँ पे आ गया। एक मिनट, ये ऐड नहीं कर रहा है, अभी कॉन्केटनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्केटनेट। तो ये ऐड होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे पार्स इंट यूज करेंगे। ये जो वैल्यू आ रहा है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। ये शायद बताया है तुम लोग को, याद होगा। पार्स इंट लगा देंगे, जो भी दोनों वैल्यू रिसीव कर रहे हैं उसमें क्या लगा देंगे,
%। अब ये क्या करेगा, जो भी यूजर से वैल्यू आ रहा है, जो भी यूजर से आ रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद ऐड कर देगा। अब सेव करते हैं और आउटपुट चल के देखते हैं। 2 लिखे और यहाँ पे 6 करते हैं ऐड, तो यहाँ पे 8 आ गया। हाँ तृप्ति, %, भूल गए थे, सॉरी। याद तो है तुम लोग को, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है, याद है तुम लोग को। तो इतना हो गया, पहला पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया। पहले पॉइंट में यही बोला था, ऐड 2 नंबर्स इंटर्ड बाय द यूजर। अब सेकंड पॉइंट क्या बोला है, चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड। अब एक और इनपुट बॉक्स होना चाहिए जिसमें यूजर नंबर देगा और उसको हम चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन और बना लेते हैं और यहाँ पे इनपुट बॉक्स भी एक बना लेते हैं। एक इनपुट बॉक्स बना लिए और इसका आईडी हम सी दे देते हैं। ठीक, कॉपी पेस्ट किए हैं, यहीं कॉपी कर लिए और यहाँ पे पेस्ट कर लिए। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे इवन ऑड के लिए। तो ईवी नाम का फंक्शन बना लेते हैं, या ईओ, इवन ऑड, शॉर्ट नेम ईओ नाम का फंक्शन बना दिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू रिसीव करेंगे। ये जो इनपुट बॉक्स है यहाँ से वैल्यू लेंगे। तो वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे जो ऊपर लिखे हैं यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कर लेंगे पेस्ट, और यहाँ पे n3 नाम का वेरिएबल बना लिए। ठीक, तो यहाँ पे जो c नाम का बनाए थे आईडी, ये आईडी क्या है हमारा c, तो यहाँ पे c यूज कर लिए। अब इस इनपुट बॉक्स में जो भी डेटा लिखा जाएगा वो n3 के अंदर आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो आया है डेटा इसको चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है। तो चेक करने के लिए इफ फंक्शन यूज करेंगे। इफ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे n3 मॉडुलस 2 इक्वल 0। अगर n3 में जो भी आया है उसमें 2 से भाग देंगे और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया, यानी 2 से डिवाइड हो गया पूरी तरीके से, तो वो क्या है, इवन है। तो इवन हम डॉक्यूमेंट राइट में नहीं प्रिंट कराएंगे, हम क्या करते हैं, अलर्ट यूज कर लेते हैं। अलर्ट बॉक्स यूज कर लेते हैं। अलर्ट के अंदर लिख देते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कुछ इस तरीके से प्रिंट करा देते हैं। ठीक, हाँ यूजर से लेना है, तो ये यूजर से ले रहे हैं ना, इनपुट बनाए हैं। ठीक, तो ये फंक्शन बन गया इवन के लिए। अगर यूजर ऑड देगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स में क्या करेंगे, सेम यही चीज ऑड के लिए कर देते हैं, अलर्ट ही लगा देते हैं और यहां पे लिख देते हैं ऑड नंबर। ठीक, अब ये फंक्शन हमारा बन गया ईओ नाम का। अब इस फंक्शन को कॉल करना है एक बटन पे। तो यहाँ पे बटन तो बनाया नहीं है, तो एक बटन भी बना लेते हैं। तो ये ऊपर जो बटन बनाया है इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं और बटन का नेम चेंज कर देते हैं। बटन का नेम क्या था, फंक्शन क्या था, ईओ। तो यहाँ पे लिख देते हैं ईओ, फंक्शन कॉल कर दिए और बटन में लिख देते हैं चेक। ठीक, इतना हो गया। अब चल के देखते हैं इसका आउटपुट, रिफ्रेश करते हैं। ये तो ऐड करने के लिए हो गया, पहला पॉइंट जो सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे ये चेक करने का है, जैसे कोई भी नंबर लिखते हैं और चेक बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या बोल रहा है, ऑड नंबर 67। 67 क्या है, ऑड नंबर है। अब कोई और नंबर लिखते हैं जैसे 64 और चेक बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या आया, इवन नंबर। तो ये भी हमारा सक्सेसफुल बन गया प्रोग्राम। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये भी सॉल्व हो गया।
इसको हम कलर कर देते हैं। कोड एक बार दिखा दे रहा हूँ वापस से क्या क्या किए हैं। देखो, दो फंक्शन बनाए हैं, एक ऐड के लिए और एक ऑड इवन चेक करने के लिए। तो ऑड इवन चेक करने का प्रोग्राम जिसको नहीं पता है वो ध्यान से देख लो। यहाँ पे N3 के अंदर वैल्यू रिसीव किए हैं किसी इनपुट बॉक्स से, और उसी वैल्यू को चेक किए हैं 2 से भाग देने पे अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन है, नहीं तो ऑड है। ठीक, बस इतना ही करना है। अब क्या करेंगे, ये जो फंक्शंस बनाए हैं इसी को बटन में कॉल कर दिए हैं। ऑन क्लिक करके ये जोड़ने का जो फंक्शन बनाए थे, इन दोनों इनपुट बॉक्स से 2 नंबर लिए, उनको जोड़ दिए। और यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स बनाए ये चेक करने के लिए यहाँ पे यूजर नंबर देगा, और इस बटन पे क्लिक करेगा तो वह चेक करके बता देगा। इनपुट में ना लेके प्रॉम्प्ट में ले, कोई बात नहीं। चलो यहाँ से इनपुट को हम अभी के लिए कमेंट करते हैं, और ये जो वैल्यू ले रहे हैं यहाँ से इनपुट में, इसको भी कमेंट करते हैं। ठीक, और प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं। तो N3 नाम का वेरिएबल बनाए थे, तो लेट N3 इक्वल पार्स यूज करना पड़ेगा पहले। ठीक, फिर प्रॉम्प्ट। डबल कोट में लिखना है इस तरीके से। अब क्या होगा, एक प्रॉम्प्ट बॉक्स आएगा। प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर हम एक नंबर देंगे, वो नंबर आ गया N3 के अंदर। फिर N3 को चेक किया ऑड है कि इवन। ठीक, सेव करते हैं और आउटपुट दिखाते हैं आप लोग को। रिफ्रेश, जैसे चेक बटन पे क्लिक करेंगे एक प्रॉम्प्ट आया, यहाँ क्या लिख कर आ रहा है, एंटर ए नंबर। यहाँ पे कोई भी एक नंबर दिए, 45 दे दिए, ओके करते हैं तो ये क्या आ गया, ऑड नंबर। प्रोग्राम सक्सेसफुल रन होगा, बन गया। क्लियर, इतना समझ में आया। चलो अच्छी बात है, याद आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अभी यही क्वेश्चन है, एक पॉइंट बचा है, ये भी देखते हैं। क्या लिखा है, वैलिडेट ए फॉर्म सो दैट नेम फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। अब ये कैसे होगा ये दिखाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, वापस से चलते हैं, एक और इनपुट बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे br टैग यूज कर लेते हैं। टाइप में टेक्स्ट लिखते हैं क्योंकि ये नेम के लिए है। प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं। ठीक, लगाना हो लगाओ या मत लगाओ क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है। और एक बटन यहाँ पे भी बना लेते हैं। सबमिट। ठीक, बटन बना लिए। इनपुट बॉक्स में एक आईडी बना देते हैं नेम नाम का। इतना समझ में आया। ये वाला सेक्शन, लास्ट वाला पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं। एक इनपुट बॉक्स लेना है, टाइप टेक्स्ट रहेगा, और आईडी में क्या लिख दिए, नेम। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, प्लेस होल्डर, कोड ज़्यादा लंबा दिख रहा है। आईडी में क्या लिख दिए, नेम। अब आते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब यहाँ पे भी एक फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फंक्शन। फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन का नेम लिख देते हैं वैलिड करके। ठीक, क्योंकि वैलिडेशन के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो नेम ले रहे हैं उसको किसी वेरिएबल में लेते हैं। लेट नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इस इनपुट बॉक्स से नेम रिसीव करेंगे। ये जो इनपुट बॉक्स अभी जस्ट बनाया है, आईडी क्या है, नेम। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
बाई आईडी। आईडी क्या है हमारा, नेम ही है। यहाँ पे चल के एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आईडी क्या है, नेम। इस इनपुट बॉक्स का इसी में नेम लिखेंगे, तो आईडी हो गया नेम। और उस टेक्स्ट इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू लिखें वो नेम के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वैल्यू। ये वैल्यू रिसीव कर लिया। अब यहाँ पे चेक करेंगे, इफ यदि नेम इक्वल इक्वल एम्पटी, ठीक, इक्वल इक्वल एम्पटी, अगर नेम हमारा एम्पटी है तो यहाँ पे एक मैसेज आए, इंटर नेम, ऐसा कुछ। इस तरीके से मैसेज आए, बन गया। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये जो सबमिट बटन बनाया है इसमें लगाएंगे ऑन क्लिक और कॉल कर दिए वैलिड फंक्शन, और सेव करते हैं और चल के देखते हैं आउटपुट में क्या आया। अब जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, एक इनपुट बॉक्स आ गया। अब बिना कुछ लिखे सबमिट करेंगे तो अलर्ट बॉक्स आएगा, इंटर योर नेम, ठीक। या जो भी मैसेज में प्रिंट कराना हो, क्या प्रिंट कराना है ये तो क्वेश्चन बोला नहीं है, वैलिड ए फॉर्म सो दैट नेम फील्ड शुड नॉट बी एम्पटी, तो यही हम प्रिंट करा देते हैं, शुड नॉट बी एम्पटी। तो प्रॉम्प्ट के अंदर जो लिखे थे इंटर योर नेम, प्लीज इंटर नेम, ठीक। इस तरीके से हम मैसेज प्रिंट करा दिए। अब यहाँ पे हो गया क्या, इस इनपुट बॉक्स में अगर कोई भी यूजर नेम लिखेगा और सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये सबमिट हो जाएगा। अगर बिना कुछ लिखे सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये वैलिड फंक्शन चलेगा और बता देगा कि इसमें कुछ लिखना है, एम्पटी नहीं छोड़ना है, ठीक। अब यहाँ पे आउटपुट दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नेम लिखते हैं और सबमिट करते हैं तो देखो कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे एम्पटी बॉक्स है, ब्लैंक है, सबमिट करते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया, अलर्ट बॉक्स। तो क्लियर इतना। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कमेंट करके बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए कि इसमें कोई डाउट या प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग W3CSS डिजाइन ए वेब पेज टू डिस्प्ले। अब यहाँ पे W3CSS का यूज करना है, किसका यूज करना है, W3CSS का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए टेबल विथ स्ट्रिप्ड रो, ए टेबल विथ स्ट्रिप्ड रो। तो सबसे पहले तो एक टेबल होना चाहिए जिसका रो स्ट्रिप्ड होना चाहिए। तो चलिए टेबल बनाते हैं और उसमें ये यूज करते हैं, ठीक। तो कोड पे चलते हैं, इस कोड को हटाते हैं और नया कोड, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है। तो टेबल बनाते हैं बिना देरी के। टेबल के अंदर TR होगा और TR के अंदर TH टेबल हेडिंग बना लेते हैं, ठीक। तुम लोग डेटा लिख लेना, अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। TD बना लेते हैं, ठीक। ऐसे एक दो रो और बनाना है तो बना लो।
अब करना क्या है, इसका आउटपुट अभी कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक। W3 CSS का यूज करना है और टेबल क्या होना चाहिए, स्ट्रिप्ड रो होना चाहिए। स्ट्रिप्ड रो का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट रो हाईलाइट होना चाहिए, एक एक रो छोड़ के। तो यहाँ पे टेबल के अंदर हम लगाएंगे, सबसे पहले W3 CSS को लिंक करेंगे, तभी तो W3 CSS काम करेगा। तो लिंक कैसे होगा, तो लिंक करने के लिए लिंक टैग का यूज करेंगे, क्योंकि CSS लिंक करना है। तो CSS कैसे लिंक होता है, लिंक टैग के जरिए। तो हेड टैग में लिंक टैग लगाएंगे और href में ये W3 CSS का सीरियल लिंक है, ठीक। तो याद कर लेना इसको, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। https://www.w3school.com, उसके बाद w3css/4/w3.css, इतना कर देना है, ठीक। अगर लोकल सिस्टम पे यूज कर रहे हो मोबाइल में या अपने लैपटॉप में तो डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करके लिंक कर देना है। लिंक करने के बाद अब इसका प्रॉपर्टी क्लास हम यूज करेंगे। तो W3 CSS किस में लगाया जाता है, क्लास में। तो क्लास नाम का एट्रीब्यूट यूज कर लिए। अब इसके अंदर सबसे पहले यूज करेंगे क्लास कौन सा, W3 टेबल। W3 टेबल सबसे पहले तो क्या बता दिए कि ये टेबल है। फिर W3 स्ट्रिप्ड, STRIPED, ठीक। स्पेलिंग का ध्यान देना। सेव करेंगे। अब आउटपुट चल के देखते हैं क्या आया। ये देखो टेबल बन गया, रिस्पॉन्सिव भी हो गया, साइज भी सेट हो गया, फर्स्ट रो बोल्ड भी हो गया और स्ट्रिप्ड भी हो गया। पहला रो और दूसरा रो, तीसरा रो, दिख रहा है अंतर। ये पहला पॉइंट सॉल्व हो गया, ए टेबल विथ स्ट्रिप्ड रो, ये डन। नेक्स्ट क्या बोला है, ए रिस्पॉन्सिव इमेज, एक रिस्पॉन्सिव इमेज होना चाहिए। अब इमेज के लिए क्या करेंगे, इसी टेबल के नीचे चलते हैं, एक इमेज लगाते हैं। अब इमेज के लिए हमको एक इमेज चाहिए, तो इमेज देखते हैं कहीं पे है कि नहीं। चलो एक इमेज हमने रख लिया, image.jpg नाम का है, ठीक। सेव कर लिए और यहाँ पे ये इमेज दिखने लगा, ठीक। इमेज दिख रहा है, इमेज इंसर्ट हो गया। इमेज का साइज काफी ज्यादा है, इमेज का साइज काफी ज्यादा है। अब रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है ये पहले समझते हैं। जैसे इसका इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं और यहां से हम इसका साइज छोटा करते हैं। ये देखो इमेज का साइज छोटा नहीं हुआ, साइज बढ़ाते हैं तो जो डिस्प्ले का साइज कम ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग इमेज नहीं हो रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिव अभी नहीं है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबलाइन में जाएंगे और इसी इमेज के अंदर लिखेंगे W3 इमेज, W3 इमेज, ठीक। सेव कर लिए और आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ये देखो ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, अभी जो इमेज है इस टेबल से काफ़ी सटा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, W3 पैडिंग, या नहीं मार्जिन यूज करते हैं, W3 मार्जिन, टॉप में मार्जिन लगा दिए। और अभी ये काम नहीं कर रहा है क्या, हाँ भूल जाते हैं हम भी, क्लास लगाना है और क्लास के अंदर ये सब रखना है, क्योंकि W3 क्लास के अंदर यूज करते हैं ना, इस तरीके से। अब आउटपुट देखते हैं, ये इस तरीके से टॉप से मार्जिन ऐड हो गया। अब इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, साइज कम करते हैं और दिखाते हैं, ये देखो इमेज का साइज कम हो गया।
ये देखो कम ज़्यादा हो रहा है छोटा बड़ा करने पे, तो यही होता है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव समझ में आया होगा। देखो जैसे स्क्रीन का साइज कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो इमेज भी कम ज़्यादा हो रहा है, तो यही होता है रिस्पॉन्सिव। ठीक, तो करना क्या है, इमेज को इंसर्ट करना है और क्लास में W3 इमेज यूज कर लेना है, बस ये रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। इतना आसान है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या है। ए रिस्पॉन्सिव इमेज, ये हो गया डन। फिर है ऐड टू कॉलम लेआउट। अब 2 कॉलम लेआउट ऐड करना है। अब किसका यूज करना है, W3 CSS। अब W3 CSS के जरिए कॉलम लेआउट कैसे ऐड होगा ये देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रो बनाएंगे। एक काम करते हैं, एक डिव लेते हैं। इस डिव के अंदर ये जो डिव है हमारा, ये मान लो एक रो हो गया। क्या हो गया, रो। इस रो के अंदर 2 कॉलम, तो जो 2 कॉलम होगा उसके लिए हम 2 डिव और ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक, अब इन दोनों डिव में कुछ टेक्स्ट हम लिख लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं लेफ्ट कॉलम पहले डिव में, और दूसरे डिव में लिख लेते हैं राइट कॉलम। ठीक, अभी ये लेफ्ट राइट में तो जाएगा नहीं, आउटपुट चल के देखते हैं। अभी इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आया है। ये यहाँ पे नीचे देखो, लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम, नीचे ऐसे ही आ गया है। अब इसमें करना क्या है, W3 CSS के जरिए, तो जो मेन कंटेनर है, जो हमारा रो है जिसके अंदर ये दोनों कॉलम रहेंगे, उसके अंदर हम यूज करेंगे W3 रो। W3 रो। अब ये जो डिव है ये क्या बन गया, हमारा रो बन गया। ठीक, अब यहाँ पे ये जो है इसको क्या बना देंगे, कॉलम, W3 कॉल, और इसके अंदर भी बोल देंगे W3 कॉल। तो ये क्या हुआ, ये रो हो गया मेन डिव, इसके अंदर ये दोनों क्या बन गए, कॉलम। अब कॉलम टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 12। तो 12 में से हम चाह रहे हैं ये दोनों कॉलम 6 कॉलम की जगह ले लें। तो यहां पे लिख देंगे M6 इतना लिख दिए, और कलर भी चेंज कर देते हैं। अभी इतना पहले आउटपुट देखते हैं क्या आया। अभी आउटपुट कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों। W3 रो, मार्जिन लगा देते हैं इसमें, W3 मार्जिन। सॉरी, फिर गलती कर रहे हैं हम लोग, फिर गलती कर रहे हैं, कोई बता भी नहीं रहा है। गलती क्या हो रहा है, ये जो W3 होता है, W3 CSS, इसको हम क्लास में ऐड करते हैं, तो क्लास तो कहीं लगा ही नहीं रहा है। देखो इतनी बड़ी गलती है, कोई नहीं बोल रहा है, जैसे सब भूल गए हो। हाँ, क्लास, क्लास के अंदर ये सब लगेंगे, तभी तो नहीं आ रहा है कुछ। क्लास इस तरीके से। ठीक, अब देखते हैं आउटपुट, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम आ गया। टॉप से थोड़ा मार्जिन लगाते हैं, उससे पहले कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, यूज डिफरेंट W3 CSS कलर क्लासेस। अब यहाँ पे कलर क्लासेस का भी यूज करना है, डिफरेंट कलर, दोनों कॉलम में अलग अलग कलर यूज करना है। तो कलर के लिए क्या करेंगे, W3, जैसे इसको कर दिए रेड, और यहाँ पे यूज कर लिए W3 ग्रीन। अब आउटपुट देखते हैं, ये देखो एक रेड हो गया और एक ग्रीन हो गया। अब इसमें पैडिंग या मार्जिन लगाना है तो वो भी लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये हमारा ये भी बन गया। इमेज का हाइट विथ कम कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है।
तो इसमें हम हाइट विथ भी लगा देते हैं, हाइट 100 पिक्सल्स। हाइट काम नहीं कर रहा है। अच्छा, क्लासेस में यहाँ पे इमेज रिस्पॉन्सिव बनाया है ना, तो ऐसे नहीं काम करेगा, कोई बात नहीं। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कॉलम कैसे बनाएंगे W3CSS के जरिए, वो क्लियर हुआ कि नहीं? W3CSS के जरिए कॉलम्स कैसे बनाएंगे? अब जैसे तुम लोग को क्लास में भी एक क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन क्या था कि कोड अब दिखने लगा? बताओ। कोड दिखने लगा? ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। W3CSS के जरिए टेबल बना लोगे, रिस्पॉन्सिव इमेज बना लोगे, लेआउट तैयार कर लोगे रो और कॉलम फॉर्म में? बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां पे लिखा है राइट जावा स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग लूप। लूप का यूज करना है, 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट कराना है। बहुत ही सिंपल है। फाइंड सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम फाइंड करना है, बस इतना ही करना है। ओके चलो। ये क्वेश्चन हो जाएगा कि कराऊं? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे? होमवर्क दे दिया जाए तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कि कराना पड़ेगा यहीं पे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लो, ये करके दिखाना है तुम लोग को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये भी शायद हो गया है। राइट जावा स्क्रिप्ट टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड। इवन और ऑड कराइए सर, क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? कराना पड़ेगा, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग लूप। लूप के जरिए 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट कराना है। चलो करा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लूप के जरिए 1 से 10 तक प्रिंट कराना है नंबर। तो स्क्रिप्ट टैग लेते हैं सीधा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर लूप के अंदर वेरिएबल बनाते हैं लेट i = 1।
1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक स्टार्ट करना है, i लेस देन इक्वल 10। ये लूप तब तक चले जब तक i का वैल्यू 10 या 10 से कम रहे। ठीक, फिर सेमीकोलन लगाना है, फिर i प्लस प्लस कर देना है इस तरीके से। बस इतना करना है और प्रिंट कर देना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर i को प्रिंट कर देंगे। अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे, अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, i के अंदर पहले 1 आया, 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 आया, 2 प्रिंट हुआ, इस तरीके से 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा। इसका आउटपुट हम दिखा रहे हैं, ये देखो 1 से 10 तक प्रिंट हो गया। अगर यही चीज़ अलग अलग लाइन में चाहिए तो यहीं पे क्या करेंगे, प्लस लगा के डबल कोट के अंदर br टैग लगा देंगे। ठीक, अब क्या होगा, आई प्रिंट होगा, लाइन ब्रेक होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। इस तरीके से 1 से 10 तक प्रिंट हो गया। ठीक, इतना क्लियर। जब करा रहे हैं तो काहे को छोड़ देना, चलो ठीक है, नहीं छोड़ेंगे। इतना हो गया, पहला पॉइंट सॉल्व, यही बोला था 1 से 10 तक प्रिंट कराना है, प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड सम ऑफ टू नंबर। फाइंड सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर को जोड़ना है, दो नंबर को जोड़ना है, हो गया। हाँ, क्वेश्चन दे देंगे हम सभी। तो दो नंबर को जोड़ना है, तो चलो जोड़ कर देखते हैं। तो दो नंबर जोड़ने का प्रोग्राम हमने बताया है, कौन से क्वेश्चन में था जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए प्रोग्राम बताया है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो इनपुट बॉक्स लेना है, इनपुट बॉक्स लेते हैं दो नंबर लेने के लिए, टाइप नंबर कर देते हैं और आईडी यूज कर लेते हैं ए, और एक में आईडी कर दिए बी। अब इन दोनों से वैल्यू लेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं ऐड नाम का, याद आ गया होगा, अभी बताएं कुछ देर पहले ही ये क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में था ना। तृप्ति के कमेंट का जवाब दीजिए सर, क्या है तृप्ति का कमेंट। हाँ, क्वेश्चन दे देंगे बोले हैं ना, क्वेश्चन हम दे देंगे, शेयर कर देंगे तुम लोग के पास। ठीक, चलो यहाँ पे फंक्शन जो बना रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों इनपुट बॉक्स से वैल्यू लेंगे। तो लेट, चलो ए नाम का ही वेरिएबल बना लेते हैं, ए इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। पहले इनपुट से वैल्यू लेंगे ए डॉट वैल्यू। ठीक, इतना करने के बाद हाँ सॉल्व कराए हैं, फिर से कर दे रहा हूँ। पार्स इंट भी लगाना है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू हम ले रहे हैं, ये नहीं भूलना है, नहीं तो वही गलती होगा जो एक बार हो चुका है। ठीक, और दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं बी नाम का, इसका आईडी कर देते हैं बी। ये दो वैल्यू मिल गया हमारे पास। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और प्रिंट कराना है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट के अलर्ट, अलर्ट का यूज कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला है कि आउटपुट कहाँ पे चाहिए। तो ए प्लस बी दोनों को जोड़ दिए अलर्ट के अंदर। ठीक, यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं, सम ऑफ टू नंबर, इस तरीके से, और प्लस लगा के
इन दोनों को जोड़ दिया जाए। ठीक, समझ में आया? पहले अलर्ट में क्या आएगा, सम ऑफ टू नंबर, और यहाँ पे a प्लस बी दोनों को जोड़ेगा और यहाँ पे दे देगा। तो ये ऐड नाम का जो फंक्शन बना है ये कॉल कैसे होगा, उसके लिए एक बटन चाहिए। तो एक बटन बना देते हैं ऐड नाम का, और इसी के अंदर ऑन क्लिक लगा देते हैं और वही फंक्शन लिख देते हैं जो फंक्शन अभी बनाए थे, और सेव करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये दो इनपुट बॉक्स आ गया, नंबर लिखते हैं और ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐड करके बता दिया। ठीक, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में बस इतना ही बोला था, डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग लूप, लूप का यूज करके 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है, और फाइंड सम ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का सम निकालना है। तो ये भी हो गया। बाहर काहे प्लस लगाए हैं, कहाँ? ये प्लस इसलिए लगाए हैं ताकि ये स्ट्रिंग के साथ में ये जो नंबर जोड़ रहे हैं ये आ जाए। ठीक, अगर प्लस नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ डायरेक्ट वेरिएबल नहीं लिख सकते ना, ऐसे प्लस लगाना पड़ता है। मल्टीपल वैल्यू प्रिंट कराना है तो प्लस लगाना पड़ता है, याद आया कि नहीं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी करते थे ऐसा, दो वैल्यू प्रिंट कराना है एक साथ तो प्लस लगाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट का है, ऑड इवन चेक करना है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व कराए हैं, क्या दोबारा कराना पड़ेगा? अगर ये पॉइंट हो जाए तो सेकंड पॉइंट हम स्टार्ट करें डायरेक्ट। जल्दी से बताओ कमेंट करके, ऑड इवन चेक करने का प्रोग्राम हो जाएगा? ऑड इवन चेक करने का प्रोग्राम बना लोगे? चलो ठीक है, हम डायरेक्ट डिस्प्ले करंट डेट का देखते हैं। ठीक, करंट डेट कैसे डिस्प्ले होगा, तो ऑड इवन का प्रोग्राम करवाए हैं, वही हम कॉपी पेस्ट कर दें। ऑड इवन फंक्शन जो बनाए थे कहाँ गया, ये रहा, चेक इवन ऑड नाम का फंक्शन था। ये ऑड इवन का फंक्शन हो गया। ठीक, और बॉडी टैग के अंदर वैल्यू भी लेना है ऑड इवन चेक करने के लिए। ये हो गया, ये पहले ही करवा चुका हूँ। ठीक, कोड को समझा दे रहा हूँ। एक फंक्शन बनाया है चेक ऑड इवन नाम का, एन के अंदर वैल्यू ले रहे हैं, कहाँ से? इस इनपुट बॉक्स से, इनपुट बॉक्स से वैल्यू ले रहे हैं, उस वैल्यू को चेक कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करके। अगर 0 के बराबर रिमाइंडर इसका आ गया तो इवन नंबर है, नहीं तो ऑड नंबर है, अलर्ट बॉक्स के अंदर प्रिंट कराए हैं। ठीक, अब इसका आउटपुट हम इतने का दिखा दे रहे हैं। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखते हैं और यहाँ पे बता दिया ऑड नंबर। ठीक, अब आगे का देखते हैं, इसी में क्या बोला है क्वेश्चन, डिस्प्ले करंट डेट, करंट डेट को भी डिस्प्ले कराना है। तो करंट डेट के लिए क्या होगा वो हम बता दे रहे हैं। जैसे हम चाह रहे हैं इसी बटन के नीचे करंट डेट डिस्प्ले हो, तो BR टैग लगा देते हैं। अब करंट डेट के लिए क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के जरिए ही इंसर्ट होगा। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर न्यू डेट मेथड यूज करेंगे, न्यू डेट।
और डेट का डी कैपिटल रहेगा इस तरीके से। तो न्यू डेट क्या करता है, डेट एंड टाइम दोनों को इंसर्ट कर देता है। ठीक, अब इसका आउटपुट देखते हैं करंट डेट इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखो आज क्या है, संडे है, 1 फरवरी 26 और ये टाइम। ठीक, तो ये याद रखना, करंट डेट इंसर्ट करने के लिए अगर क्वेश्चन में बोल देगा तो क्या यूज करना है तुम लोग को, न्यू डेट। डेट का डी कैपिटल रहेगा, कहीं पे भी न्यू डेट चाहिए तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये 7 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, शायद पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, पहली बार है तो क्लियर हो गया ना। हाँ, इसके पहले डेट इंसर्ट करना नहीं बताए थे, करंट डेट इंसर्ट करना नहीं बताए थे, आज बता दिए, इसको याद रखना। ठीक, क्वेश्चन में अगर करंट डेट इंसर्ट करने के लिए बोलेगा तो न्यू डेट यूज करना है, न्यू स्पेस लगा के डेट, डेट का डी कैपिटल रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब तक तुम लोग चाहोगे तभी तक क्लास चलेगी। ठीक, अगर ओवर हो रहा होगा तो बोलो, क्लास ओवर कर दें हम भी, और बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं कल सॉल्व हो जाएगा। जैसा कहो, क्लास कंटिन्यू करें कि ओवर करें अब, क्योंकि 2:15 पे स्टार्ट किए थे, 4 बज गए हैं, और बीच में कई बार स्क्रीन भी डिस्टर्ब हो गया था, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं दिख रहा था ना, उसमें भी कुछ टाइम खराब हो गए। तो क्या करना है बताओ, क्लास कंटिन्यू किया जाए कि बस, अच्छा 10 क्वेश्चन करा दिया जाए। नहीं, टोटल 6 लोग हैं प्रेजेंट में। चलो 10 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर इंटर्ड बाय द यूजर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द वेब पेज। ये भी हो जाएगा तुम लोग से। ठीक, ये करके दिखाना है। इसमें क्या बोला है, 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, और जो डिस्प्ले होगा, जो हम लोग अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले करा रहे हैं, वो वेब पेज में डिस्प्ले होना चाहिए, बस वेब पेज में। समझ में आया, ये भी करा चुका हूं। क्वेश्चन कौन सा था, दिखा रहा हूं क्वेश्चन तुम लोग को, ये है, ऐड 2 नंबर इंटर्ड बाय द यूजर। यही क्वेश्चन सेम है यहाँ पे। ठीक, बस करना क्या है, जो अलर्ट के अंदर प्रिंट कराए थे वो वेब पेज के अंदर प्रिंट कराना है, ये हो जाएगा तुम लोग से। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। ये क्वेश्चन करा देना है। इसमें क्या बोल रहा है, एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है, किसके लिए, फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर लेना है यूजर से, कितने नंबर, 3, और उन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है वो पता करना है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है उन तीनों में। ठीक, तो चलिए चलते हैं सब लाइन पे। तो सबसे पहले 3 इनपुट बॉक्स लेते हैं। तीन इनपुट बॉक्स ले लिए, तीनों में आईडी लगा देते हैं, आईडी ए, तीन इनपुट बॉक्स ले लिए। अब एक बटन ले लेते हैं। बटन में क्या कर, लार्जेस्ट नंबर पता करना है, तो फाइंड नाम का बटन बना लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं
हेड टैग के अंदर और स्क्रिप्ट टैग लेंगे और जावा स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों में से हम नंबर को रिसीव करेंगे। ठीक, तो नंबर कैसे लेंगे? वेरिएबल बनाते हैं, लेट ए इक्वल, ए नाम का वेरिएबल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी क्या है हमारा? ए, डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे देखो ये नंबर्स है ना सारे, तो यहाँ पे पार्सेंट लगा देंगे, पार्सेंट। यूजर से नंबर जब भी लेना होता है पार्सेंट यूज करते हैं, पार्सेंट लगा दिए। सेम ऐसे ही तीनों इनपुट बॉक्स से नंबर ले लिए, बी, आईडी क्या है हमारा? बी, और एक सी नाम का वेरिएबल बनाते हैं, आईडी भी हमारा सी है, ए बी सी यही रखे हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे? लेकिन ये तीनों जो नंबर ले रहे हैं ये अभी डायरेक्ट रिसीव हो रहा है ना इसके अंदर, हम क्या करते हैं एक फंक्शन के अंदर इसको डाल देते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नेम क्या रख देते हैं? चलो चेक, फंक्शन के अंदर इसको डाल दिए। अब क्या करेंगे, जो तीनों नंबर है इन तीनों को चेक करेंगे। इफ, यदि, ध्यान से देखना यहीं पर लॉजिक जो बना रहे हैं, यदि ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, समझ में आया? यदि ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, एंड ऑपरेटर और, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ए बी से भी बड़ा रहे सी से भी बड़ा रहे, तो अगर दोनों से बड़ा है तो क्या है? तो ए बड़ा है। लार्जेस्ट नंबर ए हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। इतना समझ में आया? अब यहां पे लगाएंगे इल्स इफ, वापस से चेक करेंगे। अब ए तो का पता चल गया, अब बचे क्या? बी और सी। अब बी और सी में चेक करना है। यहां पे ए चेक कर लिए, अगर ए हमारा बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो ए बड़ा है, पता चल गया। अब बी और सी में चेक करना है, बी अगर बड़ा है सी से, ए से तो बड़ा रहेगा नहीं क्योंकि ऊपर ही चेक हो गया है, तो यहां पे क्या आना चाहिए? सेम यही कॉपी पेस्ट करते हैं, लार्जेस्ट नंबर बी, अगर सी से बड़ा है तो बी आ गया, अदरवाइज इल्स, अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो सी बड़ा है। क्या बड़ा है? सी। इसमें कोई डाउट? इतना क्लियर? समझ में आया कि नहीं क्या क्या हुआ है? तीन वेरिएबल है, तीनों वैल्यू आ गया यहां से इनपुट बॉक्स से। फिर उसके बाद चेक कर रहे हैं इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ए इन दोनों से बड़ा है बी और सी से तो ए बड़ा है, ए बड़ा हो गया। फिर चेक करेंगे बी और सी जो बचा है, अगर बी बड़ा है तो बी प्रिंट हो, नहीं तो सी बड़ा हो, सी प्रिंट हो जाए। अगर बी बड़ा नहीं है तो सी ही बड़ा होगा ना, तो सी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोग्राम का लार्जेस्ट फाइंड करने का प्रोग्राम बन गया। अब करना क्या है, ये जो चेक नाम का फंक्शन इसको कॉल करा देना है बटन के अंदर, बस ये जो बटन है इसी के अंदर ऑन क्लिक लिखना है और कॉल करा देना है। अब आउटपुट चल के देखते हैं, 3 नंबर और फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं कर रहा है, क्या गलती हो गई? इनपुट टाइप नंबर, ठीक, फंक्शन बंद नहीं है। हाँ, ये फंक्शन जो ओपन किए हैं क्लोज ही नहीं किए हैं, बहुत सही। कौन बताया है?
तृप्ति, वेरी गुड। अब सेव करते हैं और वापस से चेक करते हैं। फाइंड, ये देखो लार्जेस्ट नंबर 42। अब इन तीनों में क्या है, 42 लार्जेस्ट नंबर है। ठीक, तो क्लियर हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एरे का। ये भी नया तुम लोग के लिए होगा। ये तो सॉल्व हो गया ना लार्जेस्ट नंबर। अब नेक्स्ट है एरे। अब ये देखते हैं कैसे होगा। चलो सीधा कोड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है पहले ये समझ लेते हैं एक बार, फिर कोड पे। क्रिएट एन एरे ऑफ 5 सब्जेक्ट। एक एरे बनाना है जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट के नेम होंगे। उस एरे के अंदर क्या होंगे, 5 सब्जेक्ट के नेम होंगे। एंड डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स एंड द लेंथ ऑफ द एरे। और उस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट नेम लिखे हैं उसको डिस्प्ले कराना है। और साथ में लेंथ ऑफ द एरे, एरे का लेंथ कितना है वो भी बताना है। समझ में आया। चलो कोड पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं, तब शायद समझ में आ जाए तुम लोग को। यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एरे। तो एरे बनेगा कैसे, एक स्क्रिप्ट टैग होना चाहिए। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ गए और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं। और वेरिएबल में सब्जेक्ट्स नाम का वेरिएबल बना दिए और इसके अंदर एरे बनाएंगे। तो एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे मान लो सब्जेक्ट लिख दिए HTML, CSS, ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट दे देंगे। जावा स्क्रिप्ट डबल कोट में कर देते हैं। जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन दे देते हैं। पाइथन हो गया, IoT। ठीक, ये एरे हमारा बन गया। एरे बन गया, एरे को विजिबल कराना है, प्रिंट कराना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट क्या करेंगे, सब्जेक्ट। तो हम पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट्स। ये स्ट्रिंग जैसा है वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इस वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, पहले ये तो ऐसे ही प्रिंट होगा टेक्स्ट की तरह, फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट राइट के अंदर इसका लेंथ बताना है, इस सब्जेक्ट्स का लेंथ बताना है। तो लेंथ के लिए क्या लिख देते हैं, टोटल लेंथ ऑफ, या टोटल सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट टोटल सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले तो वेरिएबल का नेम, वेरिएबल क्या है, सब्जेक्ट डॉट लेंथ। थ्योरी में पढ़ाए थे तुम लोग को लेंथ क्या करता है। ठीक, इतना कर दिए। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखो, इतना ही बोला था। क्लियर है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे सारे प्रिंट हो गए। और फिर टोटल सब्जेक्ट 5। इसको हम अलग लाइन में करना चाहे तो यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं जो प्रिंट किए हैं इसके ऊपर, BR और ये और BR। लेकिन BR ऐसे काम नहीं करेगा। ये जो प्रिंट कर रहे हैं इसी के अंदर BR लगा देते हैं, या यहाँ टोटल के पहले BR टैग। ठीक, अब ब्रेक होगा फिर उसके बाद ये सब आएंगे इस तरीके से। क्वेश्चन में बस इतना ही बोला था। तो एरे भी समझ में आया,
तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं रह गया है? अगर डाउट होगा तो ये रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा रहेगा यूट्यूब पे, देख लेना। ठीक, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, और जो एक आध क्वेश्चन छोड़े हैं वो तुम लोग का होमवर्क रहेगा। और कोशिश करना ये दोबारा खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। एक बार फिर से, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10? देखो, एरे का मतलब होता है मल्टीपल वैल्यू। ठीक, मल्टीपल वैल्यू, तो मल्टीपल वैल्यू है तो इसको एरे बोल देंगे। ठीक, तो एरे में तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस दोनों आ जाता है। ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये देखो सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर एक एरे बना दिए, यानी एक लिस्ट बना दिए जिसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन IoT ये सब ऐड कर दिए। ये सब टेक्स्ट है इसलिए डबल क्वोट में लिख दिए। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट राइट के अंदर इसी सब्जेक्ट को प्रिंट कर दिए, क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको शो कराना है, डिस्प्ले कराना है ना, क्वेश्चन में यही बोला था, तो यहाँ पे शो करा दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये जो सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाए हैं इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसका लेंथ निकाल दिए। लेंथ बताना था टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो इस एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वही उतना सब्जेक्ट है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट ही लिखे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का लेंथ बता दिए, तो यहाँ पे लेंथ आ गया 5। और यहाँ पे ये डबल कोट के अंदर जो लिखे ये टेक्स्ट की तरह प्रिंट होगा, तो यहाँ पे BR टैग लगा दिए ताकि नए लाइन में आए और टोटल सब्जेक्ट्स जो लिखे हैं ये जैसा लिखे हैं वैसा ही प्रिंट होगा। तो क्या क्लियर हुआ? यही चीज़ है यहाँ पे, सब्जेक्ट फिर उसके आगे सब्जेक्ट के नेम, ये टोटल सब्जेक्ट्स जो लिखे थे और BR टैग 2 लगाए थे इसलिए लाइन ब्रेक हुआ है। और यहाँ पे 5, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 5। यहाँ पे जो एरे बनाए थे इस एरे का लेंथ निकाले हैं, 5 आ गया। क्वेश्चन में यही बोला था। अब नीचे 2 क्वेश्चन है, ये कोशिश करना करने का हो जाएगा तुम लोग से। क्या लिखा है? राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम ये सब वैल्यू लेना है यूजर से और कैलकुलेट करके इंटरेस्ट निकाल देना है। ठीक, और ये है राइट जावास्क्रिप्ट टू चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ ए पेज ऑन बटन क्लिक। एक बटन बनाना है, बटन पे जब क्लिक करें तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास में बस इतना ही। हाँ, क्वेश्चन दे देंगे सारे, इसको सॉल्व करना है तुम लोग को दोबारा से वापस से। अगर कोई डाउट होगा तो मैसेज करना, कमेंट करना। अब शाम को कहाँ चल पाएगी, और भी काम होते हैं ना, केवल यही तो है नहीं। हाँ, कल से चलाएंगे शाम को। ठीक, आज संडे था इसलिए डे में चला दिए, कल से शाम को चलाएंगे। अब टाइम तुम लोग डिसाइड कर लेना क्या टाइम रखना है।